जय श्री राम। अरे चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज तो नया चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। करें शुरू। चलिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के 4 पार्ट हैं। जो अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इन्होंने। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। फर्स्ट तो है फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे फर्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा पार्ट इसमें है टैक्सोनॉमी। थर्ड जो पार्ट है वो है क्लासिफिकेशन। और फिर टैक्सोनॉमिकल एड। ठीक है ना। तो इस चैप्टर के 4 पार्ट हो गए। सबसे पहले फीचर्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, या लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक होगा। सेकंड टॉपिक है टैक्सोनॉमी, जिसमें नॉमेनक्लेचर वगैरह सब आ जाता है। और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मेथड कौन कौन सा है, किस किस बेस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है, क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज कौन कौन सी है ना, ये सब इसमें आएगा। और लास्ट आ जाएगा टैक्सोनॉमिकल एड, यानी वो कौन कौन से सपोर्टिव्स है जिससे अपन क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर से इस चैप्टर में 4 ही पॉइंट है ये। आज अपन ये 2 पॉइंट देखेंगे, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टैक्सोनॉमी। तो 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा वैसे। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर्स क्या है, अपने को कैसे पता चलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिक फीचर्स में सबसे पहला है ग्रोथ, सेकंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड आ गया मेटाबॉलिज्म, और फोर्थ है कॉन्शियसनेस, और आ सकता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से फीचर्स आ गए, ग्रोथ एक फीचर है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस भी आ सकता है, और लास्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है टॉपिक ग्रोथ। ग्रोथ से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं वो सब देख लेते हैं। फर्स्ट ये है प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब क्या शो करने वाले हैं, ग्रोथ। तो इससे एक लाइन बनती है, इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी
ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आंसर चला जाएगा ग्रोथ। और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, सब क्या दिखाएंगे? ग्रोथ। हम ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे? मेजर्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ को मेजर करने का तरीका क्या है? ग्रोथ को मेजर करने का तरीका एक तो है इंक्रीज इन मास। सबसे पहले इंक्रीज इन मास, ये सेल का भी हो सकता है और बॉडी का भी हो सकता है। और दूसरा हो सकता है इंक्रीज काउंट ऑफ इंडिविजुअल्स। ये भी किसके लिए हो सकता है? सेल्स के लिए और ऑर्गेनिज्म के लिए। चैप्टर छोटा ही है ये, लेकिन इसमें से अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो थोड़ा सा फोकस करके सुनना कि क्या सवाल आ सकते हैं। फिर से बोला मैंने, ग्रोथ, हम क्या पढ़ रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर्स। आप कैसे बताओगे कि वो बॉडी लिविंग है? तो कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं जिससे अपन बता सकते हैं कि वो लिविंग है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर। ये सारे वो पैरामीटर्स है जिससे अपन डिफाइन करेंगे कि कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, ये प्रॉपर्टी है या नहीं है। सबसे पहले हमने बात की ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, जितने भी है, सिंगल सेल, मल्टी सेल, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, सब ग्रोथ करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये ग्रोथ क्या हो गया? सब ग्रोथ करेंगे, मतलब ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई, तो बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। इसके थ्रू ही अपन ग्रोथ मेजर करने वाले हैं। और ग्रोथ कैसे मेजर करने वाले हैं? या तो मास से, किसका मास बढ़ेगा? सेल का और बॉडी का। और दूसरा काउंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। अब इंडिविजुअल क्या हो सकता है? सेल और ऑर्गेनिज्म, ये दोनों ही हो सकता है। बॉडी का मास, एक छोटा बच्चा है, जैसे मान लो कि पेडियाट्रिक डॉक्टर है और उसके पास में वो बच्चे को लेके जाते हैं, तो बच्चा, उस डॉक्टर का सबसे पहले रोल क्या होता है? वो उसका वेट चेक करता है। वो ये नहीं चेक करता है कि उसकी हाइट कितनी, वो इंची टेप लेके नहीं बैठा हुआ है। उसके पास में क्या है? वेइंग मशीन है। उस वेइंग मशीन में बच्चे को रखते हैं और वेट मेजर करते हैं कि पहले कितना था और अब कितना है, यानी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। क्योंकि एनिमल की जो ग्रोथ है वो एक लिमिट एज तक चलती है, तो वो बच्चा ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको चेक करते हैं। तो मास से अपन क्या चेक कर रहे हैं? उसकी ग्रोथ। प्लांट की जो ग्रोथ है वो कैसे चेक होती है? हाइट से और विड्थ से। डाइकॉट हुआ तो विड्थ, मोनोकॉट हुआ तो हाइट। तो प्लांट में मेजरमेंट होता है हाइट का और एनिमल्स में मेजरमेंट होता है मास का। और अगर सिंगल सेल है तो ना मास ना हाइट, इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। कैसे बढ़ेंगे वो? एक के दो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्योंकि उसमें क्या होता है? सेल डिवीजन। तो उनका सेल डिवीजन ही उनका रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिशन। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्या ग्रोथ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेंगे? सारे, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सब करने वाले हैं। इसका मतलब ये फंडामेंटल हो गया। कैसे कैसे ग्रोथ पॉसिबल है? या तो मास बढ़ेगा या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे। मास किसका बढ़ेगा? या तो सेल का मास बढ़ सकता है और बॉडी का मास बढ़ सकता है। और इंडिविजुअल्स में सेल, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगी या ऑर्गेनिज्म डबल हो जाएंगे। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रोथ। ये हटा दोगे? हाँ, साइज में ज्यादातर नहीं बोलते तो हैं, ग्रोथ फैक्टर जरूर है, लेकिन प्लांट के लिए है ना। एनिमल्स के लिए ज्यादातर क्या यूज में लेते हैं? मास। जब हम प्लांट ग्रोथ पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आता है क्रेस्मोग्राफ, प्लांट की हाइट बढ़ना, प्लांट की साइज बढ़ना, वो भी अपने आप में ग्रोथ होता है। लेकिन बेस्ट पैरामीटर क्या है? मास। हटा दूं ये? नाइनटीन सेंचुरी के डार्विन, इस पर क्वेश्चन है जो मेरे पास क्वेश्चन बुकलेट में है। ये एनसीईआरटी से है क्या? है, ये एनसीईआरटी से है। ये जब चैप्टर शुरू होता है ना, देखो इन्होंने एक लाइन दी है, 19 सेंचुरी का डार्विन। ठीक है, तो तुम लोगों ने तो सुना होगा कि डार्विन होता है, डार्विन है। तो पहले तो बात ये गलत लिखा हुआ है, 19 सेंचुरी का नहीं, 20th सेंचुरी का डार्विन आना चाहिए। तो 19 सेंचुरी गलत लिखी हुई है।
ये एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है? ये चैप्टर जहाँ शुरुआत होती है ना, उससे पहले एक साइंटिस्ट का एक ब्लॉक दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ अर्नस्ट मेयर। और जो अर्नस्ट मेयर है उसने बायोलॉजिकल स्पीशी के बारे में बताया था, क्या बायोलॉजिकल स्पीशी होती है, तो उसको बोलते हैं, अर्नस्ट मेयर को बोलते हैं 20वीं सेंचुरी का डार्विन। 20वीं सेंचुरी, 19th नहीं है। तो ग्रोथ के बारे में हमने बात की। अच्छा, प्लांट की भी ग्रोथ है और एनिमल की भी ग्रोथ है। अगर मैं प्लांट की ग्रोथ की बात करता हूं, बताओ कंटिन्यूअस प्रोसेस है या डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। occurs till whole life, और एनिमल्स की ग्रोथ लिमिटेड है। एनिमल की ग्रोथ लिमिटेड है, यानी अप टू सर्टेन एज, बट रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग is continuous process. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। यानी कौन सा प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है? सेल रिप्लेसमेंट और रिपेयरिंग प्रोसेस, यानी सेल डिवीजन। ये हमने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में भी बात की थी कि कौन सी बॉडी के पार्ट है जिसमें कंटिन्यूस सेल डिवीजन चलेगा, जहां पे रिप्लेसमेंट और रिपेयरिंग होगी वहां कंटिन्यूस हो गया। याद है गट वॉल? तो गट वेल को रिपेयर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन कंटिन्यूसली चलता है। तो प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यूस प्रोसेस है, अकर्स टिल द होल लाइफ। जब तक लाइफ चलती रहेगी तब तक प्लांट ग्रो करेगा, बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बिकॉज ऑफ दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है वो G1 फेज में है, वो कभी G0 में जाती नहीं है, वो हमेशा सेल साइकिल में। तो प्लांट की ग्रोथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ तक चलने वाली है। क्यों? क्योंकि उसमें मेरिस्टेम है, और मेरिस्टेम कौन सी फेज में? G1 में कंटिन्यूस डिवाइड करेगी। बट एनिमल में ऐसी कोई सेल नहीं है जो लगातार G1 में है, क्योंकि वो ओकेजनली डिवाइड करने वाली है। तो कभी G0 आएगा, कभी G1 आएगा, कभी G0 आएगा। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, और एक एज तक चलेगा। तो उस एज के बाद में फिर क्या ग्रोथ होगी? क्या होगी? किसकी ग्रोथ होगी? सेल की, क्योंकि सेलुलर रिप्लेसमेंट चलता रहेगा, सेल डिवीजन होता रहेगा, सेल रिपेयर करती रहेगी। तो हमने अभी दो बातें लिखी, मास और काउंट। मास और काउंट या इंडिविजुअल सेल, तो वो तो अपने आप को रिप्लेस कर ही रही है, सेल डिवीजन तो चल ही रहा है। एक सेल टूट रही है, दूसरी सेल बन रही है, लगातार चल रहा है। अगर बात करते हैं यूनिसेलुलर की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो तुम्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होगा। एक तो होता है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे, इनकी ग्रोथ कैसे होती है? हाँ, इनकी ग्रोथ होती है बाय फिजन, यानी एक सेल टूट के दो सेल बना देती है। तो यही सेल, एक सेल टूट के दो सेल बना रही है, इसका मतलब ये बाइनरी फिजन भी है, सेल डिवीजन भी है, ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी है। तो फिजन is growth and reproduction, both, and both are mutually inclusive property. ये लाइन आ सकती है नीट में। तो एक बार फिर से रिपीट कर दो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या क्या है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन से पहले वर्ड क्या आएगा? सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन अपने आप में रिप्रोडक्शन। सेल्फ रेप्लिकेटिंग कॉन्शियस सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब अपने आप को डबल करना, जैसे ये कर रहा है अपने आप को डबल, तो उसको रिप्रोडक्शन में डाल सकते हो, ग्रोथ में भी डाल सकते हो।
तो क्या ग्रोथ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा? सब में होगा। तो क्या ग्रोथ एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है क्योंकि सब में हो रहा है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ऑल, राइट। प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस? व्हाई दैट इज कंटिन्यूअस? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वेरी गुड। और एनिमल की ग्रोथ डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन कब तक चलने वाली? सर्टेन एज तक। लेकिन कौन सा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस होगा? रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट, यानी सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली चलेगा। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ कैसे होगी? फिशन से। जो फिशन से होगी तो एक सेल दो हो जाएगी, वही उनका रिप्रोडक्शन है और वही उनकी ग्रोथ भी है, क्योंकि सेल का काउंट भी बढ़ गया लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी बढ़ गए। इसलिए सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी, यानी एक ही चीज है, जो उनकी ग्रोथ है वही उनका रिप्रोडक्शन है, जो रिप्रोडक्शन है वही उनका ग्रोथ है। द ग्रोथ इज द यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, करेक्ट है, क्योंकि सारे यूनिक फीचर्स हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस आर यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद में मेटाबॉलिज्म को और दूसरी चीजों को भी ऐड कर दिया गया। ये हटा दूं क्या? इजी, ठीक है। अच्छा बताओ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे है? मल्टी सेलुलर की अगर बात करते हैं तो क्या मैं इसमें बोल सकता हूं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड प्रोसेस? हाँ, मुझे पता था तुम बोलोगे नहीं, कोई तो बोलेगा। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर लिंक्ड, बट बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपस में लिंक्ड जरूर है, कनेक्टेड है। कैसे? और एक छोटा न्यू बॉर्न बेबी बर्थ लेता है, फिर उसकी बर्थ की ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ होते होते वो कहां तक पहुंचता है? प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी तक पहुंचने के बाद में उसके गोनेड्स एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। इसका मतलब उसमें रिप्रोडक्शन तभी होगा जब ग्रोथ होगी। रिप्रोडक्शन तभी होगा जब उसमें ग्रोथ होगी। इसका मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों लिंक्ड प्रोसेस है। लेकिन क्या ग्रोथ ही उनका रिप्रोडक्शन है या रिप्रोडक्शन ही उनकी ग्रोथ है? नहीं, यानी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, दोनों बातें अलग अलग है। लिंक जरूर है, कनेक्टेड जरूर है, ग्रोथ होने के बाद रिप्रोडक्शन होगा, ये तो बात सही है, लेकिन जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, इसके और भी एक्सेप्शंस हैं। क्या तुम लोगों ने कभी सुना है नियोटेनी? एक वर्ड सुना है नियोटेनी? सुना है कभी नियोटेनी? नहीं सुना है? सम टाइम लार्वा बिहेव लाइक एज एडल्ट। कभी कभी लार्वा खुद रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। लार्वा समझते हो? जो कि अपने आप में क्या है? एक इमेच्योर स्टेज है। तो एक प्रोसेस है जिसका नाम है नियोटेनी। तो नियोटेनी प्रोसेस में लार्वा सेक्स ऑर्गन्स को मैच्योर करके रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा है। वो जो लार्वा है वो अडल्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो लार्वा ने अपने अंदर ही सेक्स ऑर्गन को डेवलप करके रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया। यानी बिना ग्रोथ के रिप्रोडक्शन, बिना ग्रोथ के रिप्रोडक्शन, यानी लिंक जरूर है लेकिन म्यूचुअली इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। अरे बच्चों, क्लियर हो रहा है क्या? कनेक्टिविटी बैठ रही है। अपन बात क्या कर रहे हैं? सारी बातें एनसीईआरटी की है, ठीक है? पहला पॉइंट तो दिमाग में बैठा लो कि अपन जो भी बात कर रहे हैं सब एनसीईआरटी की, लेकिन उसी एनसीईआरटी की बात को खोल के रखा हुआ है। क्या ये इस तरह का पॉइंट चल रहा है? राइट? तो बता दो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव। वाई? कारण क्या है? जो ग्रोथ है वो रिप्रोडक्शन है। कैसे? एक सेल है, वो सेल डिवाइड करके दो बन गई। तो जब डिवाइड करके वो दो बन गई, इसका मतलब क्या हुआ? वो दोनों ना, वो दोनों कौन है? वो न्यू प्रोजेनी भी है, वो दो नए अमीबा भी है। तो एक अमीबा दो तो हो गया, लेकिन दोनों प्रोजेनी भी है। इसका मतलब वही रिप्रोडक्शन और वही ग्रोथ है, इसलिए म्यूचुअली इंक्लूसिव है। मल्टी सेलुलर में पहले ग्रोथ होगी, पहले प्यूबर्टी आएगी, फिर रिप्रोडक्शन होगा। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर लिंक, कनेक्टेड है, लेकिन म्यूचुअली इंक्लूसिव है। जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है? नहीं, ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी।
एक्सक्लूड है, वो अलग है, साथ में नहीं है। बात समझ आ रही है क्या? और एक्सेप्शन मैंने इसके एक और बता दिया कि बिना ग्रोथ के भी कोई रिप्रोडक्शन कर सकता है क्या? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आंसर क्या जाएगा? सम टाइम लार्वा। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? नियोटेनी। कभी कभी लार्वा, देखो एक होता है एग, अंडा, उस अंडे में येलो कलर का केमिकल होता है, उसको बोलते हैं यॉक, ये सबने सुना होगा। उस अंडे में जो यॉक है उसका काउंट अलग अलग हो सकता है। अगर मान लो यॉक बिल्कुल नहीं है तो उस अंडे को कहते हैं ए लेसिथल। ए लेसिथल, लेसिथल नहीं है, लेसिथल का मतलब है यॉक नहीं है। फिर होता है मीजो लेसिथल, थोड़ा सा है, मीडियम, मीडियम काउंट में। फिर आता है मैक्रो लेसिथल, बहुत ज्यादा है। तो यॉक अगर बहुत ज्यादा है तो अंदर डेवलप होने वाला एम्ब्रियो को पूरा खाना मिलेगा, तो पूरा खाना मिलेगा तो सीधा अडल्ट बनेगा। तो इसका मतलब रेप्टिलियन के लार्वा नहीं होते, रेप्टिलियन के लार्वा नहीं होते, ठीक है। कुछ ही हो सकते हैं अगर वो नियोटेनिक कंडीशन में हो जाए तो, कुछ एक्सेप्शन है, बाकी रेप्टिलियन के लार्वा नहीं होते। बर्ड के लार्वा नहीं होते। बर्ड का कोई लार्वा होता है क्या? कोई है क्या? तुम कह दो चिकन लार्वा है, छोटे छोटे चूजे लार्वा, लार्वा नहीं है, वो एडल्ट है पूरा, ठीक है। डक बिल्ड प्लेटिपस का कोई लार्वा नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें यॉक बहुत ज्यादा है। तो किसका लार्वा पॉसिबल है? मीजोलेसिथल। और वो कौन है? एम्फीबियन। वो कौन है? एम्फीबियन। क्योंकि एम्फीबियन में यॉक पूरा नहीं है, तो यॉक पूरा नहीं है तो एम्ब्रियो डेवलप हुआ तो एक इंटरमीडिएट स्टेज पे जाकर रुक गया, दैट इज टेडपोल। फिर अंडा फटा, टेडपोल निकला, पानी में तैर रहा है, हर्ब्स खा रहा है। क्या कर रहा है? हर्ब खा रहा है, अमोनिया निकाल रहा है, हर्ब खा रहा है, अमोनिया निकाल रहा है, और हर्ब से उसको मिला आयोडीन, तो बना थायरोक्सिन, तो टेल टूटी मेंढक बन गया। तो थायरोक्सिन इज ए मेटामॉर्फिक हार्मोन जो लार्वा को अडल्ट में कन्वर्ट करता है। कुछ समझ हमारी बात? तो वो किस में पॉसिबल था? मीजो। और ह्यूमन के अंदर ना तो अंडा होता है ना यॉक होता है, तो फिर इसलिए क्या आया? विविपेरी नेचर आया। फिर आई प्लेसेंटा, न्यूट्रिशन देने के लिए कोई तो चाहिए, तो फिर आ गया प्लेसेंटा। समझ में आया क्या? तो लार्वा कैसे बनता है समझ में आ गया? अंडे में अगर यॉक का काउंट मीजम मतलब कहते हैं मीजोलेसिथल वाला हुआ, कम हुआ तो फिर लार्वा बन जाएगा, और अगर ज्यादा हुआ तो लार्वा नहीं बनेगा। इसी को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एम्ब्रियो, लार्वा, अडल्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट, एम्ब्रियो, अडल्ट, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हमने बात कर ली। अच्छा बताओ अब, क्या नॉन लिविंग बॉडी ग्रोथ कर सकती है क्या? नॉन लिविंग बॉडी कैन ग्रो, बिल्कुल सही है, नॉन लिविंग बॉडी ग्रो कर सकती है, बट उस ग्रोथ को बोलेंगे एक्सटर्नल। ये कौन सी ग्रोथ होगी? जो नॉन लिविंग है वो एक्सटर्नल ग्रोथ करेगा, जैसे क्रिस्टल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्टल, ग्रोथ ऑफ बोल्डर्स, बोल्डर का ग्रोथ हो गया, या सैंड मोल्ड्स का ग्रोथ हो गया, सैंड ड्यून्स का ग्रोथ हो गया, कुछ भी मान सकते हो तुम। एक एग्जांपल दे दिया मैंने। जैसे क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल ऊपर और पार्टिकल जमे तो क्रिस्टल की साइज बड़ी होती रहती है, तो क्या हो रही है? ग्रोथ हो ही रही ना, मास तो बढ़ ही रहा है। और ग्रोथ ऑफ बोल्डर, बोल्डर मतलब जो पहाड़ टाइप के होते हैं उस पर और पत्थर इकट्ठे हो जाए तो उसकी साइज बड़ी हो जाएगी और मास बढ़ जाएगा। या एक मिट्टी का सैंड ड्यून है, तेज हवा चली, मिट्टी उड़ उड़ के उसके ऊपर चिपक गई, सैंड ड्यून की साइज बड़ी हो गई, तो क्या? एक पॉन्ड है, बारिश हुई, बहुत सारा पानी आया, पॉन्ड का लेवल बढ़ गया, तो क्या हो गया? ग्रोथ तो ही है, मास तो बढ़ा ही है। इसका मतलब, लेकिन ये कौन सी ग्रोथ है? एक्सटर्नली, बाहर मॉलिक्यूल चिपक गए जिसके वजह से क्या हो गया? ग्रोथ हो गई। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सी ग्रोथ होती है? इंटरनल। तो लिविंग की जो ग्रोथ है वो इंटरनल है, और नॉन लिविंग की जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल है। क्या डेड बॉडी ग्रो कर सकता है क्या? डेड बॉडी ग्रो नहीं कर सकती, नॉन लिविंग ग्रो कर सकता है। तो यहां पे तुम्हें ढंग से देखना पड़ेगा, नॉन लिविंग लिखा हुआ है या डेड लिखा हुआ है। डेड वो होता है जो पहले जिंदा था, डेड तो वो होता है जो पहले जिंदा। मान लो आदमी मर गया, अब मरा हुआ आदमी ग्रो करेगा या डिकम्पोज होगा? इसका उल्टा रिड्यूस होगा, उसका मास वास सब खत्म हो जाएगा। तो डेड ग्रो नहीं कर सकता, नॉन लिविंग ग्रो कर सकता है।
अब मैं असर्शन रीजन लिखूंगा यहां से, बताना ट्रू है या फॉल्स है। असर्शन ये है growth is not defining feature of living organism, और R मैंने लिखा नॉन लिविंग बॉडी grows externally। इसका रीजन नहीं है, यही सोचना है तुम्हें। इससे बढ़िया क्वेश्चन बन नहीं सकता, मतलब इस टॉपिक में से ये बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का, इस टॉपिक में अभी तक का। बाकी तो आसान आसान बातें मैंने बोल दी सारी, ये इस ग्रोथ में से बेस्ट क्वेश्चन है। ग्रोथ इज द नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या ग्रोथ से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नॉन लिविंग भी तो ग्रो कर रहे हैं। तो तुम कैसे बताओगे कि लिविंग ही ग्रो करता है, नॉन लिविंग ग्रो नहीं करता? हाँ नहीं, वो तो ग्रोथ इंटरनल और एक्सटर्नल की तो बात ही नहीं हुई, या तो सिर्फ ग्रोथ की बात हुई। पढ़ो इसको, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज नॉन लिविंग बॉडी ग्रोज एक्सटर्नली। तो ये तो सही है ना, क्योंकि जब नॉन लिविंग ग्रो कर सकता है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो ग्रोथ करता है वही लिविंग है? इसका मतलब आंसर क्या है? ए। ये दोनों ट्रू हैं। हाँ, तो अपन कहते हैं कि हाँ यहां पर फिर वो डिफाइनिंग नहीं होता। यहां पर अगर आता ना ग्रोथ की जगह इंटरनल ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग, नहीं ये तो होता, गलत हो जाता ना, ये तो नॉट आते गलत हो जाएगा ना। इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सही हो जाता, तो वो सही हो जाता, तो स्टेटमेंट सही था। तो फिर अपन उससे क्या करते, ये फिर कनेक्ट नहीं करता वो, तो फिर आंसर क्या जाता? बी। असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो इंटरनल ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। यहां पर आंसर क्या होगा? ए। अच्छा पहले बताओ, मैं डिफाइनिंग फीचर की जो बात की मैंने, जिनको ये समझ में नहीं आया वो ध्यान दें। डिफाइनिंग फीचर का मतलब ये है मैं लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रोथ जिसमें होगी वो लिविंग है, और जिसमें ग्रोथ नहीं होगी वो नॉन लिविंग है। ये बात तो समझ आती है? क्या ऐसा है क्या कि जो ग्रोथ कर रहा है वही लिविंग है? नहीं, ये तो कह रहा है ना कि जो ग्रोथ कर रहा है वो नॉन लिविंग भी है। इसका मतलब क्या है? मैं इस पॉइंट से डिफाइन कर सकता हूं, इससे डिफाइन कर सकता हूं कि जो ग्रोथ करता है वही लिविंग है? नहीं, तो डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ ना। हम तो यहां कंपैरिजन कर रहे हैं लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है। तो मैं क्या ये बोलूं कि जो ग्रोथ कर रहा है वही लिविंग है? बताओ ट्रू है या फॉल्स है? ये तो फॉल्स है। जो ग्रोथ कर रहा है वही लिविंग है, ये कंप्लीटली फॉल्स है। क्यों क्यों फॉल्स है ये? क्योंकि नॉन लिविंग में भी तो ग्रोथ है। तो क्योंकि नॉन लिविंग में भी तो ग्रोथ है, इसलिए वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। समझ गए? ये एक्सप्लेन, इसलिए मैंने आंसर लिख दिया ए। असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बेस्ट क्वेश्चन। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में नहीं आई? ईमानदारी से बोल दो जिसको पता नहीं चला कि मैंने क्या बोला। ये मैं डिफाइनिंग फीचर की, हाँ चलो गुड। अच्छा पहले बताओ डिफाइनिंग फीचर के मतलब क्या है? हम यहां क्या बात कर रहे हैं? डिफाइनिंग, डिफाइन कर रहे हैं हम कह रहे हैं जो ग्रोथ कर रहा है वो ही लिविंग है। बताओ ये बात सही है क्या? जो ग्रोथ कर रहा है वो ही लिविंग है, जो ग्रोथ नहीं कर रहा वो नॉन लिविंग है। क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है। जो ग्रोथ कर रहा है वो लिविंग है, लेकिन जो ग्रोथ कर रहा है वो नॉन लिविंग भी तो है। इसका मतलब ग्रोथ के बेसिस पे आप किसी लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते। सेकंड, रिप्रोडक्शन। सेकंड टॉपिक आ गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पता है तुम्हें दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल क्या क्या हो सकता है बता सकता है कोई?
पहले फिजन बोल सकते हैं, बाइनरी फिजन हो सकता है, बर्डिंग हो सकता है, और रीजनरेशन भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन भी हो सकता है, स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन, बिल्कुल ये सारे हो सकते हैं। अब तुम लोग में से कोई बता सकता है कि ये फिजन किस में है? अमीबा, वेरी गुड। अमीबा में। बर्डिंग किस में? यीस्ट में है, और हाइड्रा में है, और पॉरीफेरा में भी तो है। और रीजनरेशन प्लेनेरिया, गुड। और फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस एल्गे, फिलामेंटस एल्गी हो सकता है, प्रोटोनीमा हो सकता है, एंड फंगाई भी हो सकता है। ठीक है। और स्पोरुलेशन फंजाई क्या बना लेते हैं? एप्लेनोस्पोर। ये बर्डिंग कब होगी? इन कल्चर मीडियम। ग्रोथ इन कल्चर मीडियम इज बर्डिंग, या रिप्रोडक्शन इन कल्चर मीडियम इज बर्डिंग। अच्छा एक बात सुनो, तुमने यीस्ट सुना है ना? सुनना गौर से ना, मैं 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा तुम्हें। यीस्ट की प्रॉपर्टी ये है कि वो सिंगल सेल का फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, और वो सिंगल सेल है। हम लोग ये बोलते हैं कि एक फंजाई की जो सिंगल सेल है उसको हाइफा कहते हैं। एक फंजाई की जो सिंगल सेल होती है उसको बोलते हैं हाइफा। फिर बहुत सारी सेल मिल जाए ना तो एक थ्रेड बनता है, उसको कहते हैं हाइफे। और बहुत सारे थ्रेड आपस में उलझ जाएं तो बोलते हैं माइसीलियम। पहले बताओ ये बात समझ में आई? यानी अकेली सेल तो है हाइफा, बहुत सारी सेल है हाइफे, और बहुत सारे हाइफे हैं फंगल नेटवर्क या माइसीलियम। ये बात समझ में आ गई? क्या यीस्ट कभी माइसीलियम बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि वो तो सिंगल सेल है। सिंगल सेल माइसीलियम कब बनाएगा? नहीं बनाएगा। लेकिन एक साइंटिस्ट ने यीस्ट को एक शुगर सॉल्यूशन में डाला, शक्कर में। यीस्ट को उठाया और शक्कर में डाल दिया। शक्कर में डाला तो उसने शुगर ली और बर्डिंग की। 1 बर्ड, 2 बर्ड, 3 बर्ड, 4 बर्ड, 5 बर्ड, बहुत सारे बर्ड बना दिए। बहुत सारे बर्ड बना दिए मतलब बहुत सारी सेल हो गई। क्या हो गई? बहुत सारी सेल हो गई। यानी कैसा लगने लग गया? अब माइसीलियम के जैसा लगने लग गया। सूडोमाइसीलियम कहते हैं, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, सूडोमाइसीलियम कहते हैं, बट माइसीलियम के जैसा लगने लग गया। तो सुनना, इसका नाम क्या रखा? सैकेरोमाइसिटीज। सैकेरो शक्कर, माइसिटीज शक्कर में माइसीलियम। तो यीस्ट का नाम क्या है? सैकेरोमाइसिटीज। बात समझ आई कि यीस्ट का नाम सैकेरोमाइसिटीज कहां से आया? क्योंकि वो सिर्फ माइसीलियम कहां बना रहा है? शुगर में, सैकेरोमाइसिटीज। तो अब तुम्हें याद रहेगा कि फर्मेंटेशन करने वाला कौन है? सैकेरोमाइसिटीज, क्योंकि वो कौन है? यीस्ट। चले, तो फिजन करने वाला कौन हो गया? अमीबा हो गया। बर्डिंग करने वाला कौन हो गया? यीस्ट और हाइड्रा हो गया। रीजनरेशन करने वाला प्लानेरिया हो गया। अच्छा, इनका मतलब मैं बता देता हूं। एक सेल टूटे 2 सेल बनाए तो फिशन। एक बॉडी, एक सेल के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड लग जाए तो उसको कह देते हैं बर्डिंग। इस टाइप से बर्ड बन जाता है। रीजनरेशन का मतलब ये है कि प्लानेरिया जो है, रीजनरेशन के 2 मतलब निकलते हैं ना। रीजनरेशन के 2 मतलब निकलते हैं। एक तो ये मतलब निकलता है कि ये बॉडी टूटे और हर फ्रेगमेंट नई बॉडी बना दे तो भी वो रीजनरेशन है। और अगर बॉडी टूटे और वो टूटा हुआ पार्ट बना दे, जो टूटा है वही बना दे, तो वो भी रीजनरेशन है। हाँ, उसको फिर मॉर्फोलेक्सिस और अलग अलग वर्ड है, आगे पढ़ेंगे अपन रिप्रोडक्शन में। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब है एक पतली सी बॉडी है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई और हर पीस ने दोबारा से नई बॉडी बना दी। ऐसा किसमें? फिलामेंटस एल्गी, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, ये सब ऐसे कर लेते हैं। प्रोटोनीमा क्या होता है? प्रोटोनीमा देखो, ब्रायोफाइट्स होते हैं ना। एक ब्रायोफाइट है, देखो बहुत सारी चीजें यहां क्लियर हो जाती है। ब्रायोफाइटा अपने लाइफ में एक स्पोर बनाता है। स्पोर बनाता है, वो स्पोर जर्मिनेट करता है, जमीन पे गिरता है और जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करके अगर नया ब्रायोफाइटा बना दे तो उसको बोलते हैं मॉस।
क्या बोलते हैं? गलत है, उसको बोलते हैं लीवरवर्ट। मैं चेक कर रहा था, तुम्हें तो आता कुछ नहीं है रियली, मतलब कोई बात नहीं। स्पोर है, जमीन पे गिरे, जर्मिनेट करे और नया ब्रायोफाइट बना दे तो उसको क्या बोलते हैं? लीवरवर्ट। लीवरवर्ट। और अगर स्पोर जमीन पे गिरे और एक धागे जैसा स्ट्रक्चर बनाए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए, उसको बोलते हैं प्रोटोनिमा। फिर उस पर बड बने और वो नया ब्रायोफाइट बनाए तो उसको बोलते हैं मॉस। प्रोटो यानी पहले, नीमा यानी थ्रेड, मेन प्लांट बनने से पहले का थ्रेड प्रोटोनिमा। किस में बनेगा? मॉस। तो प्रोटोनिमा किसका है? मॉस का है। किसका है? मॉस का, यानी ब्रायोफाइटा का है। और कौन है? फंजाई। जो थ्रेड लाइक बॉडी है वो टूट टूट के नया बॉडी बना देगा। और स्पोरुलेशन यानी स्पोर, स्पोर कौन बनाता है? फंजाई बनाता है। स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनाता है फंजाई। तो ये तो क्या था? सेक्सुअल। दूसरा रिप्रोडक्शन कौन सा होता है बोलो? ए सेक्सुअल था, अब होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल कैसे होगा? बाय गैमिट्स। बाय गैमिट फॉर्मेशन, यानी गैमिट्स के थ्रू, स्पर्म और ओवा के थ्रू जो फर्टिलाइजेशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? सेक्सुअल। ठीक है। मैंने ये बात तो कर दी कि यूनिसेलुलर बॉडी में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। इंक्लूसिव यूनिसेलुलर की बात है, म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। अच्छा बताओ, मैं ये बोल दूं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म रिप्रोडक्शन, ट्रू और फॉल्स? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स रिप्रोडक्शन। तो क्या हो गया? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वर्कर हनी बी, बच्चों वर्कर हनी बी सुना है तुम लोगों ने? मधुमक्खियां होती है ना, 3 होती है, ड्रोन, वर्कर और फीमेल, क्वीन। जो क्वीन है वो फर्टाइल है, जो ड्रोन है वो फर्टाइल है, बट वर्कर जो है वो स्टेराइल है ना, वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता। म्यूल, खच्चर सुना होगा तुम लोगों ने। इसकी एक बहन है हिन्नी, वो दोनों क्या है? स्टेराइल है। और इन सोसाइटी बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स भी हैं, तो जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं है, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहां पर भी एक असर्शन और रीजन बनता है। बना दे? फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा भी कर सकता है क्या? निकित कुमार जी एक काम करो, एनिमल किंगडम एनसीईआरटी खोलो और उसमें मिलेगा तुम्हें हाइड्रा बर्डिंग कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन पॉरीफेरा करता है। हाइड्रा की जगह क्या आना चाहिए फ्रेगमेंटेशन में? पॉरीफेरा। देखना है? तुम्हारे पास एनसीईआरटी होगी, निकाल के देखो। बर्डिंग, एनिमल किंगडम निकालो, ये रही एनिमल किंगडम, एक निकालो सही। उसमें क्या है वो बताता हूं। एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा निकालो, पॉरीफेरा। दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। लिखा हुआ है बस, एसेक्सुअली बाय, इसको कहते हैं एनसीईआरटी। कहां पे क्या लिखा हुआ है पता होना चाहिए। तो फ्रेगमेंटेशन कौन करता है? हाइड्रा नहीं करता है, कौन करता है? पॉरीफेरा करता है। हाँ डन। अब ये देखते हैं, इसीलिए एक क्वेश्चन है यहां पे, हटा दूं ये, क्लियर है पीछे? ओके। तो असर्शन क्या बना? असर्शन ये है, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मैंने असर्शन लिखा है। और रीजन, वर्कर हनी बी
mule and sterile couple cannot reproduce. सोचो, दिमाग लगाओ। पहले तो ये सोचो कि ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? क्यों है ट्रू? रीजन समझा? दिमाग कैसे लगाना है? तुम ये नहीं बोलोगे कि वर्कर हनी बी, म्यूल और स्टेराइल कपल कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? परफॉर्मर कौन है? परफॉर्मर कौन है? ये स्टेटमेंट ये है, हमें स्टेटमेंट को प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट है कि भाई रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। इसका आंसर क्या चला गया? ए। अच्छा, तुमने बोला कि सर ये हो सकता है वर्कर हनी बी, म्यूल और स्टेराइल ये रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, ये लाइन लिखी हुई है यहां पे, इसलिए इन्होंने कह दिया मैं रिप्रोडक्शन नहीं करूंगा। मेरी बात सुन भाई तुम्हें? मैं ये लिखो तुम, वर्कर हनी बी, म्यूल स्टेराइल कपल कैन नॉट रिप्रोड्यूस बिकॉज रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मतलब ये इन्होंने इसलिए रिप्रोडक्शन नहीं किया क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि मेरे को वो लाइन प्रूव करनी है, तो इसलिए नहीं होगा। मैं इसीलिए पॉइंट बोला, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, मैंने ऊपर ये वाली लाइन लिखी, नीचे वाली लाइन लिखी। अब तुम सोचो, वर्कर हनी बी, म्यूल स्टेराइल कपल कैन नॉट रिप्रोड्यूस बिकॉज रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये इसलिए रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, तो फिर क्या आएगा? रिलेट कर रहा है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, फिर आंसर भी आता है। लेकिन इसको परफेक्टली, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है? क्योंकि हमारे पास में कुछ एग्जांपल है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो बेटर ऑप्शन ये है, एक ही ऑप्शन है। क्लियर है यहां तक? तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इनमें से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आया तो परफेक्ट। थर्ड आता है मेटाबॉलिज्म। All living body performs chemical reactions सारे लिविंग बॉडी क्या परफॉर्म कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शंस। ये जो केमिकल रिएक्शंस है ये कौन कौन से हो सकता है? ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन। जो फॉर्मेशन है उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म और जो ब्रेकडाउन है उसको बोल देते हैं कैटाबॉलिज्म, और दोनों को मिलाकर हमने क्या बोल दिया? मेटाबॉलिज्म। एंजाइम वाले चैप्टर में एक लाइन और लिखी हुई है, ये यहां कनेक्ट होता है, उसका क्वेश्चन मिक्स करके बना देते हैं। ऑल लिविंग बॉडी have chemicals which are variable in size, type and type. They are continuously transformed into one another. ट्रांसफॉर्म इनटू वन अनदर। ये बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है नीट के लिए, कनेक्ट करता हुआ, जो मैंने यहां लिख दिया। अभी समझते हैं। तो एक बार मेरे को वापस बता दो, वाई ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? बिकॉज नॉन लिविंग में भी ग्रोथ पॉसिबल है। कौन सी ग्रोथ पॉसिबल है नॉन लिविंग में? एक्सटर्नल। और लिविंग कौन सी ग्रोथ करता है? इंटरनल। अच्छा, ग्रोथ का मेजरमेंट कैसे कैसे पॉसिबल है? मास से,
और काउंट या इंडिविजुअल से, या तो इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं या काउंट बढ़ रहे हैं, उससे कर सकते हैं। प्लांट कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। एनिमल सर्टेन एज तक ग्रोथ करता है, ट्रू। लेकिन एनिमल में सेल डिवीजन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सेल डिवीजन कंटिन्यूअस है, रिप्लेसमेंट और रिपेयरिंग के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट? अच्छा, ग्रोथ प्रोकैरियोट परफॉर्म कर सकता है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। प्रोकैरियोट में भी ग्रोथ पॉसिबल है। यूनिसेल्युलर की ग्रोथ उसका रिप्रोडक्शन है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, क्योंकि बोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर लिंक्ड, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बट म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी, ये तो फॉल्स हो गया है। इंक्लूसिव की जगह आना चाहिए था एक्सक्लूसिव आना चाहिए। क्लियर? अच्छा, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई? बिकॉज हनीबी, म्यूल, स्टेराइल कपल कैनॉट रिप्रोड्यूस, इसलिए अपन इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं देंगे। अब बारी आती है मेटाबॉलिज्म की। ऑल लिविंग बॉडी परफॉर्म्स केमिकल रिएक्शन, यहां तो हमने ये लाइन लिखी, इससे पहले एक लाइन ये आनी चाहिए, ऑल लिविंग बॉडी हैव केमिकल्स। इस लाइन से पहले कौन सी लाइन आनी चाहिए? ये वाली, क्योंकि सबकी बॉडी में केमिकल है तभी तो केमिकल रिएक्शन है। बच्चों दिमाग लगाओ, सबकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि सबकी सेल में केमिकल है, और वो केमिकल वेरिएबल है, साइज में भी और टाइप में भी, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो शुगर एक अलग केमिकल, कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, प्रोटीन अलग हो गया, लिपिड अलग हो गया। लिपिड में भी छोटे लिपिड, बड़े लिपिड। प्रोटीन में भी क्या हो गया? अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड, है ना, पेप्टाइड्स, ये भी वैरायटी आ गई। तो साइज में भी वेरिएशंस हैं और टाइप में भी। ये सारे केमिकल एक दूसरे में कंटिन्यूअसली टर्नओवर करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म होते हैं। इसको कहते हैं टर्नओवर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट फैट में हो सकता है, तो फैट कार्बोहाइड्रेट में हो सकता है। पता है इसको क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन, एम्फीबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एम्फीबॉलिक रिएक्शन। ह्यूमन रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक पाथवे। अच्छा, मैं फिर कनेक्ट करता हूं, मेरी इस बात को कनेक्ट करता हूं। एनिमल टिश्यू में एक टिश्यू आ रहा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या तुम्हें याद आ रहा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर क्या होता है? जो स्किन को फ्रेमवर्क देता है। और एडिपोज के लिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इट स्टोर्स एक्स्ट्रा एडिशनल न्यूट्रिएंट इनटू फैट ड्रॉपलेट। जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट है ना, उसको उसने फैट में स्टोर किया। दे स्टोर फैट, गलत है। एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट, कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों? एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर नहीं करता। किसको किस में कन्वर्ट करता है? एक्सेसिव न्यूट्रिएंट को फैट में कन्वर्ट करता है। फैट तो हमारे और कहां स्टोर है? लीवर में। मेन अगर फैट आ रहा है तो कहां जा रहा है? लीवर में जा रहा है। तो मेन तो फैट वहां है ना। तो मान लो कि लीवर है, सपोज करो लीवर है, तो पहले कार्बोहाइड्रेट गया। सुनना गौर से, हमने खाना खाया, बहुत सारा शुगर खाया, वर्कआउट बिल्कुल नहीं किया, कार्बोहाइड्रेट अंदर गया। कार्बोहाइड्रेट अंदर गया तो ग्लूकेगॉन, नाम सुना होगा, ग्लूकागॉन हार्मोन है। और एक हार्मोन है इंसुलिन। लीवर पहले अपने लेवल पे उस सारे ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजेंस में और अपने लीवर में स्टोर कर लेता है। जब लीवर कहता है मेरे पास में ग्लाइकोजन को भरने की जगह नहीं है, तो फिर इंडिकेशन मिलता है मसल को कि तू भी क्या कर, ग्लाइकोजन को स्टोर कर। तो मसल भी ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। तो एक बात प्रूव हो गई, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी देने वाला ग्लाइकोजन है। तो ग्लाइकोजन कहां कहां स्टोर है? लीवर में और मसल में। मसल ने कह दिया मेरे पास भी ग्लाइकोजन को स्टोर करने की अब ताकत नहीं बची, तो इंसुलिन वर्क करता है एडिपोसाइट्स पे। नंबर ऑफ एडिपोस टिश्यू की लेयर, सेल्स की लेयर बढ़ाता है स्किन के नीचे। एडिपोसाइट्स जो है ना, इसलिए तुम देखना एरियोलर टिश्यू के डायग्राम में एडिपोसाइट्स बनी हुई है। तो वो कम थी तो एक या दो एरियोलर में पड़ी हुई थी, ज्यादा करी तो उसके नीचे एक और लेयर आ गई, इसलिए वहां लिखा है बीनीथ द स्किन। समझ मारी बात? यानी एरियोलर टिश्यू में एक दो सेल तो पहले से थी एडिपोसाइट्स, वो थोड़ा बहुत फैट ले रही थी, लेकिन जब फैट वो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट ज्यादा आया तो इंसुलिन ने उस सेल की लेयर बढ़ा दी। तो एरियोलर के नीचे क्या आ गया? एक और लेयर एडिपोसाइट्स, एडिपोस टिश्यू। उसमें उस सारी शुगर को कन्वर्ट कर दिया किसमें? फैट में, या तो व्हाइट फैट या ब्राउन फैट। व्हाइट फैट अडल्ट में होगी, ब्राउन फैट नियोनेट में होगी। बच्चों में ब्राउन फैट। ब्राउन क्यों है?
क्योंकि उसमें आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम्स है, इसलिए वो ब्राउन है। माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ज्यादा है, वो हीट प्रोड्यूस करता है, और व्हाइट फैट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी देने वाली व्हाइट फैट है, हीट देने वाली ब्राउन फैट है। इसलिए एक छोटा बच्चा न्यू बॉर्न बेबी, नंगा करके उसको बाहर लेके चले जाओ सर्दी में 2 डिग्री टेम्परेचर पे, वो शिवर नहीं करेगा, एक भी कपड़ा नहीं पहना वो, और उसको तुम गोदी में लेके चले जाओ बाहर 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो शिवर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास ब्राउन फैट है, इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन है। अरे समझ में नहीं आया? तो ओवरऑल मेरा यह कहना है कि कोई केमिकल दूसरे केमिकल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट से फैट बन सकता है, फैट से कार्बोहाइड्रेट बन सकता है, सब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। और जब सब एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे तो क्या करेंगे? रिएक्शन। और उस रिएक्शन को हमने क्या बोला है? मेटाबॉलिज्म। समझ में आया? तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया उस लाइन से जो एनसीईआरटी ने इसका बैकग्राउंड बना रखा है। तो ऑल लिविंग बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ केमिकल, ट्रू और फॉल्स? और वो केमिकल साइज में और टाइप में वेरी करते हैं, ट्रू। क्या वो सारे केमिकल एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं? ट्रू। और ट्रांसफॉर्म होने के लिए क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन। या तो टूटेंगे तो कैटाबॉलिज्म, नया बनेंगे एनाबॉलिज्म। ये कनेक्ट हो गया। हटा दूं ये? समझ आना बहुत जरूरी है ना, रटना तो फिर रट ही रहे थे। समझने से हमेशा क्या पावर जनरेट होती है? थिंकिंग पावर, सोच जनरेट होती है कि क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इजीली दिमाग लगा के आंसर निकाल लेंगे। कि सर दिमाग तो लगता ही नहीं है। लगता है? बहुत मुश्किल है नहीं? हो गया ये? हटा दूं? तो मेटाबॉलिज्म के बारे में पता चल गया कि मेटाबॉलिज्म में एक एनाबॉलिज्म है और एक कैटाबॉलिज्म है। अच्छा, मानो कि मैंने ह्यूमन का सलाइवा एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ह्यूमन का सलाइवा किस में डाल दिया? एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने स्टार्च भर दिया। क्या भर दिया? स्टार्च। और फिर मैंने आयोडीन डाला अंदर। ठीक है? एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या डाला? स्टार्च। ऊपर से क्या ऐड किया? सलाइवा कर दिया ऐड। और फिर क्या डाला? आयोडीन। सबसे पहले आयोडीन डालते ही कलर हो जाएगा पर्पल, पर्पल कलर हो जाएगा। पर्पल से धीरे धीरे वो कलरलेस होगा। पहले आयोडीन डालेंगे, आयोडीन डालते ही कैसा हो जाएगा? पर्पल। तो इससे 2 बात प्रूव होती है। पहली बात, आयोडीन गिव्स या स्टार्च गिव्स आयोडीन टेस्ट। स्टार्च गिव्स आयोडीन टेस्ट। स्टार्च में स्टार्च का स्ट्रक्चर हेलिकल होता है और इसमें आयोडीन फंस जाता है, तो वो कौन सा कलर देता है? पर्पल कलर देता है। तो एक बात प्रूव हो गई कि स्टार आयोडीन टेस्ट दे रहे हैं। दूसरा, सलाइवा में ऐसे एंजाइम होते हैं जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करते आयोडीन निकल जाता है, आयोडीन निकलते वो कलरलेस हो जाता है। समझ गए? कितनी बातें प्रूव हो गई कि स्टार्च आयोडीन टेस्ट देता है, एक बात प्रूव हो गई। और हमारे सलाइवा में अमाइलेज है जो क्या करता है? स्टार्च को तोड़ देता है, माल्टोज बना देता है। तो आयोडीन निकल गया, आयोडीन निकलते वो स्टार्च कैसा हो गया? कलरलेस हो गया। इसका मतलब क्या ये बायोकेमिकल रिएक्शन यहां चल रही है? बिल्कुल चल रही है। लेकिन ये कौन है? टेस्ट ट्यूब। ये कौन है? टेस्ट ट्यूब है। तो टेस्ट ट्यूब में क्या चल रहा है? मेटाबॉलिज्म चल रहा है। हाँ, ये केमिकल रिएक्शन है ना। केमिकल रिएक्शन कहां चल रही है? हमने हर केमिकल रिएक्शन को अपने आप में मेटाबॉलिज्म कहा है। तो टेस्ट ट्यूब में क्या चल रही है? केमिकल रिएक्शन। अब बताओ ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? वेरी गुड। नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग।
ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, बट केमिकल रिएक्शन तो लिविंग है। यानी केमिकल रिएक्शन लिविंग चल रही है, लेकिन बॉडी तो नॉन लिविंग है ना। तो मैं इसको लिविंग बोलूं या नॉन लिविंग बोलूं, ना इसको लिविंग कह पा रहे हैं पूरे को और ना नॉन लिविंग कह पा रहे हैं। इसका मतलब इसको लिविंग कब कहेंगे? जब एक टेस्ट ट्यूब की जगह सेल होगी। अगर इस टेस्ट ट्यूब की जगह क्या आ जाती है? सेल आ जाती है, और ये रिएक्शन अगर इसमें चलती है तो हम इसको क्या कह देंगे? लिविंग बॉडी। इसका मतलब एक लाइन और यहां पे प्रूव हो रही है, क्या? द सेल और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज लिविंग फॉर्म। सेल और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज लिविंग फॉर्म, या फिर कह सकते हैं द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग फॉर्म इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या लिखा हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहां पे कनेक्टिविटी नहीं आती है। क्वेश्चन अगर बन जाता है ना तो 100% नेगेटिव होने के चांस रहते हैं, इसलिए इनको समझ लो कि क्वेश्चन क्या आएगा और क्या उसके परफेक्ट आंसर होंगे। हमने क्या लिखा है बच्चों? हमने एनसीईआरटी की 2-3 लाइनों को प्रूव करने की कोशिश की है। उसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है उसको समझ रहे हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया। गौर से समझना ये क्या बता रहा है, एनसीईआरटी की लाइनों को ही प्रूव कर रहा हूं मैं बस। एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला? स्टार्च डाल दिया, स्टार्च। फिर ऊपर से क्या ऐड कर दिया? ह्यूमन सलाइवा ऐड कर दिया, और फिर आयोडीन डाल दिया। आयोडीन डालती वो स्टार्च के अंदर ट्रैप हो गया। ट्रैप होते कलर कौन सा आ गया? पर्पल आ गया। फिर थोड़ी देर हमने उसको पड़ा रखा, पीएच वीएच मेंटेन होती है, टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन होता है। उसके बाद में डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन इंस्टेंट कभी नहीं होता, एंजाइम कभी भी इंस्टेंटली वर्क नहीं करता है। एंजाइम को 2 चीजों की जरूरत है, टेम्परेचर और पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, तो उस पर वर्क करता है। तो वो हमने सेट किया तो वर्क होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे पर्पल कलर कलरलेस हो गया। इसका मतलब क्या केमिकल रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में चल रही है? वो इंडिकेट कर रहा है कि पर्पल से कलरलेस होना हमने क्यों लगाया, हमने ये क्यों किया। हम यहां ये पता लगा रहे हैं कि रिएक्शन की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। अगर मैं ये नहीं करता तो तुम्हें कभी पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। हमें एविडेंस चाहिए कि रिएक्शन इज प्रोग्रेसिव। तो हमें पता चला कि पर्पल से वो क्या हुआ? कलरलेस। इसका मतलब रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है। तो टेस्ट ट्यूब क्या है? लिविंग है या नॉन लिविंग है? टेस्ट ट्यूब तो नॉन लिविंग है, लेकिन जो अंदर रिएक्शन चल रही है ये वही रिएक्शन है जो लिविंग के अंदर होती है। तो रिएक्शन तो लिविंग है, लेकिन टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग। अब मैं इन दोनों को कंबाइनली क्या बोलूं? लिविंग बोलूं या नॉन लिविंग बोलूं? मैं ना लिविंग बोल सकता हूं ना मैं नॉन लिविंग बोल सकता हूं। तो इसका मतलब कब मैं इसको लिविंग कहता? अगर टेस्ट ट्यूब की जगह सेल होती तो मैं इसको लिविंग कह देता। टेस्ट ट्यूब की जगह सेल होती तो मैं लिविंग कह देता। इसलिए द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग फॉर्म इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग फॉर्म क्या हो सकती है? किसको अपन लिविंग फॉर्म कहेंगे? किसको हम लिविंग स्ट्रक्चर कहेंगे? सेल को ही अपन लिविंग स्ट्रक्चर कहेंगे, टेस्ट ट्यूब को लिविंग स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। समझ मारी बातें? कि हम लिविंग फॉर्म किसको कह रहे हैं, लिविंग शेप किसको कह रहे हैं, लिविंग स्ट्रक्चर किसको कह रहे हैं? सेल को कह रहे हैं। तो जो भी हम डिफाइन करेंगे वो किस में डिफाइन करेंगे? अब सेल में ही करेंगे। हमारे लिए स्ट्रिक्टली क्या आ गई? सेल। तो बताओ अगर सेल में मेटाबॉलिज्म चल रहा हो तो डिफाइनिंग फीचर हुआ कि नहीं हुआ? वो डिफाइनिंग फीचर हुआ है। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारा पॉइंट सब कुछ जो हाईलाइट किया जा रहा है वो सब तुम्हारे सिलेक्शन को फोकस करते हुए। अगर इन बातों को समझोगे, सुनोगे, 100% गारंटी के साथ में कैसा भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग कर पाओगे। तुम लोगों को आइडिया नहीं है कि जिस तरह की स्टडी अपन लोग कर रहे हैं ये एक्चुअली
बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो बच्चों को छांटा जाता है ना, अलग किया जाता है, वो स्टडी का लेवल चल रहा है तुम्हारे। अलग अलग बैचेस में से जो टॉपर्स होते हैं उनको निकाल के वो पढ़ाते हैं ना, वैसा पढ़ा रहे हैं। लेकिन अपने लिए सब स्टूडेंट इक्वल है, तो अपन सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो सब लोगों का सिलेक्शन पॉसिबल है। मैं इसलिए बार बार एक ही बात बोलता हूँ, सबका सिलेक्शन पॉसिबल है, बस तुम्हें सिर्फ फोकस करके समझना है कि बोला क्या जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है। तुम्हें नहीं समझाया तो तुम 2 बार पूछ सकते हो, 3 बार पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही वो तरीका है जिससे सिलेक्शन होगा। इसके अलावा कोई दूसरी रॉकेट साइंस यहां नहीं लगेगी। क्लियर है? तो अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सवाल को ढंग से पढ़ते नहीं और आंसर लगा देते हैं। वो पता है क्या क्वेश्चन आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे लगा देते हैं मेटाबॉलिज्म, जबकि तुमने क्या नहीं देखा, फीचर और फॉर्म में फर्क है। फीचर आता है तो मेटाबॉलिज्म आएगा। यहां पे क्या दिया हुआ है? फॉर्म। फॉर्म का मतलब है स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर क्या है? सेल। यहां ध्यान देना है तुम्हें, क्योंकि एनसीईआरटी ने लाइन तो लिख दी, द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेटाबॉलिज्म। और हम लोग क्या करते हैं? लापरवाहियां करते हैं। लापरवाह करते हैं तो अपन वो एक ही वर्ड पढ़ते हैं, लिविंग फीचर कौन सा है? मेटाबॉलिज्म। बस दिमाग में सेट हो गया तो सेट हो गया। अब उसका आगे क्वेश्चन देखा ही नहीं, वो लिविंग फीचर पूछ रहा है या फॉर्म पूछ रहा है। तो फीचर पूछेगा तो मेटाबॉलिज्म है, फीचर की जगह फॉर्म दे दिया तो क्या आ जाएगा? सेल आएगा ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आएगा। कौन सा वाला? देखो, फीचर का मतलब है उसके फंक्शन या प्रॉपर्टीज को कहते हैं, और फॉर्म का मतलब है स्ट्रक्चर। क्या मेटाबॉलिज्म कोई स्ट्रक्चर है या कोई प्रॉपर्टी है? फंक्शन है। तो डिफाइनिंग फीचर तो क्या आएगा? मेटाबॉलिज्म। डिफाइनिंग फॉर्म, स्ट्रक्चर कौन आएगा? सेल। यानी मेटाबॉलिज्म कहां चलना चाहिए? सेल में चलना चाहिए। मैंने ये बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और डिफाइनिंग फीचर आएगा तो मेटाबॉलिज्म। डन? हो गया सबका? तो मैं बोल दूं क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है? क्योंकि नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं चलता है, वो तो हमने रिएक्शन कराई तब चल रहा था। तो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, फीचर के लिए नहीं, फॉर्म के लिए। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है, फॉर्म। फीचर आएगा तो मेटाबॉलिज्म ही करना है। दोनों। अभी एक और आएगा, 1 मिनट रुको, एक और पॉइंट आएगा तो तुमको पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या बनेगा। एक स्टेप और आगे। तो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। विदाउट एनी एक्सेप्शन। चले, नेक्स्ट आ गया है कॉन्शियसनेस। अब आ गया कॉन्शियसनेस। चलने दे, ठीक है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? हाँ, अपन ये कह सकते हैं, अवेयरनेस भी कह सकते हैं एक तरह से। अवेयरनेस कह सकते हैं, या रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिंग एबिलिटी अगेंस्ट स्टिमुलाई। जो स्टिमुलाई आते हैं उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई हो सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। ये एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे वाटर हो सकता है, लाइट, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म,
एंड पॉल्यूटेंट, ये सारे हो सकते हैं। ये सब किसके लिए लग रहे हैं? फॉर प्लांट्स। ये सारे स्टिमुलाई किसके लिए हैं? प्लांट्स के लिए, याद रखेंगे। ये सारे स्टिमुलाई प्लांट्स के लिए हैं। इसके एग्जाम्पल है फोटो पीरियोडिक इफेक्ट, और सीजनल ब्रीडिंग। is visible in plants and animal both. ये एग्जाम्पल है कॉन्शियसनेस का। समझेंगे अभी, अभी हमने पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या क्वेश्चंस बनेंगे, अब समझने का खेल है। तो कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर अभी तक नहीं है बता दो। ग्रोथ नहीं था और रिप्रोडक्शन नहीं था। क्या मेटाबॉलिज्म है? मेटाबॉलिज्म है। अच्छा, कोई एक्सेप्शन है मेटाबॉलिज्म का? कोई एक्सेप्शन नहीं है मेटाबॉलिज्म के लिए, कोई। अब तुम सोच रहे होंगे सर टेस्ट ट्यूब एक्सेप्शन है। अरे नहीं, वो हमने कराई है। हमने स्टार्च ऐड किया है, आयोडीन हमने ऐड किया, सलाइवा हमने ऐड किया, वो रिएक्शन तो हमने टेस्ट ट्यूब में कराई है ना। वो ऑटोमेटिक थोड़ी हो रही थी, अपने आप हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी। अब आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है अवेयरनेस, रेस्पॉन्सिंग एबिलिटी अगेंस्ट द स्टिमुलाई। जो स्टिमुलाई आ रहे हैं, बाहर से कोई रेस्पॉन्स आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट क्या कर रही है बॉडी? रेस्पॉन्ड कर रही है। जैसे वाटर के अगेंस्ट प्लांट रेस्पॉन्ड कर देता है। वाटर आता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ट्रांसपायरेशन शुरू हो जाता है। लाइट आने पर भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है, रेस्पॉन्ड कर रहा है। टेम्परेचर होने पर एंजाइम वर्क करते हैं, डार्क रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन चलता है, वो सब होता है। अदर ऑर्गेनिज्म, एक मधुमक्खी आके फूल के ऊपर बैठी तो फ्लावर ने नेक्टर बनाना शुरू कर दिया। तो जो बाहर वाले ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या बनाया? नेक्टर बनाया। इसका मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। बात समझ रही है? और क्या लिखा हुआ है? पॉल्यूटेंट। तो क्या पता है? लाइकेन इज ए पॉल्यूटेंट इंडिकेटर। लाइकेन इज ए एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। अरे सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो लाइकेन वहां से हट जाएगा। इसका मतलब पॉल्यूशन के लिए भी वो क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये सारे किसके लिए हैं? प्लांट के लिए। दीज आर स्टिमुलाई फॉर प्लांट्स। जनरली अदर ऑर्गेनिज्म देखते ही बच्चे सोच लेते हैं पैथोजन, पैरासाइट, ठोक दो एनिमल, जबकि ये नहीं है, सब प्लांट्स के लिए। ये सारे फैक्टर किसके लिए हैं? प्लांट्स के लिए। फोटो पीरियोडिक इफेक्ट और सीजनल ब्रीडिंग इज विजिबल इन प्लांट एंड एनिमल बोथ। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब तुम्हें बताइए? लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। लाइट ज्यादा आएगी तो फूल खिलेगा, कम लाइट पे फूल खिलेगा, तो इसको फोटो पीरियोडिक इफेक्ट कहते हैं। सीजनल ब्रीडर, पर्टिकुलर किसी सीजन में उनकी ब्रीडिंग होती है। जैसे विंटर में शॉर्ट डे प्लांट, समर में लॉन्ग डे प्लांट, और तो दोनों में ब्रीडिंग करते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। ऐसे ही ह्यूमंस और जैसे डॉग है, तो डॉग को क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर कहते हैं। उनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल चलता है और ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला है उसको कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं, और जो ईस्ट्रस साइकिल वाले हैं उनको सीजनल ब्रीडर कहते हैं। वो पर्टिकुलर किसी सीजन के अंदर ब्रीड करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट के फैक्टर को पहचान रहे हैं ना। भाई प्लांट को कैसे पता चला समर आया? पता, तो इसका मतलब उनमें कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस है। समर आया तो फूल खिल गया, फूल खिल गया तो रिप्रोडक्शन हो गया। प्लांट को पता चला विंटर आया तो फूल खिल गया, फूल खिल गया तो रिप्रोडक्शन हो गया। यानी कहीं ना कहीं लाइट को वो रिसीव कर रहे हैं, फोटो पीरियोडिक इफेक्ट आ रहा है। तुम लोगों को देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि आई एम टॉर्चरिंग यू, लेकिन तुम लोगों को ये एहसास ही नहीं है कि चल क्या रहा है, किस लेवल का चल रहा है। हाँ, एहसास है? कम लगता है मेरे को। ये बहुत कम समझ में आएगा तुम्हें, वो बात बहुत लेट समझ में आएगा। अगर अभी समझ में आ गया ना कि किस लेवल का चल रहा है, तो रियल कह रहा हूं, ये सिलेक्शन का डायरेक्ट फ्रेमवर्क है, ये सीधा सिलेक्शन के लिए लेके जाएगा। अगर तुमने इन बातों को समझ लिया जो मैं बोल रहा हूं, ये पक्का गारंटीड है ये। लेकिन अब सोच समझने की वाली बात है। कंडीशंस अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ये मेरी गारंटी है कि नीट के पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आएगा। 100% आएगा, अगर तुम लोगों ने मेरी बातों को इस तरह से समझ लिया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है।
फिजिक्स भी ऐसी होती है, फिजिक्स भी समझने की दिक्कत है। फिजिक्स में भी क्या होता है कि पहले चैप्टर को समझो और फिर क्वेश्चंस अप्लाई करो। हम लोग क्या समझते नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला रट्टा मार लेते हैं और फिर करते हैं, तो पता नहीं चलता क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। यार मेरे को आता ही नहीं है, केमिस्ट्री भी नहीं आती मेरे को। जूलॉजी तो तुम पढ़ ही रहे हो ना, जूलॉजी तुम्हारी क्लास चल ही रही है। हो गया ये पक्का, चलें आगे। अच्छा अब मेरे को ये बता दो, क्या ऐसा कोई नॉन लिविंग है जो फोटो पीरियडिक इफेक्ट और सीजनल ब्रीडिंग करेगा? हाँ, कि सर्दी आ गई टेबल सुबह आ गई 2 हो गई कि पहले तो एक ही टेबल थी अब दूसरी और दिख रही है, कहां से हो गया? तो ये हो नहीं सकता। तो जो सीजनल ब्रीडर्स है वो नॉन लिविंग नहीं हो सकते। नॉन लिविंग के अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। तो बताओ ये डिफाइनिंग फीचर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन अब पता है मैं क्या लिखूंगा यहां पे? यहां लिखूंगा विद एक्सेप्शन। ये विदाउट एक्सेप्शन नहीं जाएगा, ये क्या जाने वाला है? विद एक्सेप्शन जाने वाला है। हाँ बिल्कुल सही है। और इसका एग्जाम्पल पता है क्या है? कॉमा पेशेंट। कॉमा पेशेंट कैसे? ब्रेन डेड है, उसका ब्रेन जो है वो कंप्लीटली डेड है, और हार्ट और लंग्स मशीन से चल रहे हैं। हार्ट भी कौन चला रही है? मशीन। लंग्स भी कौन चला रहे हैं? मशीन। और फिर उसमें मेटाबॉलिज्म चल रहा है। तो हार्ट और मशीन, तो मैं कहता ना इसको कि वेंटिलेशन पर है, कि एक पर्सन है जो वेंटिलेशन पे। कॉमा का मतलब है उस आदमी का ब्रेन डेड है। तो जो कॉन्शियसनेस लाने वाला स्ट्रक्चर है वो तो डेड है ना, लेकिन लिविंग रिएक्शन बॉडी में चल रही है। तो मेटाबॉलिज्म तो है, लेकिन क्या नहीं है? कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर आप पिन चुबाओगे तो उसको पेन की फीलिंग ही नहीं होगी। यानी जब तक आप उसको वेंटिलेशन पे रखोगे तब तक जिंदा, वेंटिलेशन हटाते ही वो मर गया। इसका मतलब वो डिफाइनिंग फीचर है ही नहीं, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। इन ह्यूमंस the consciousness या the awareness is also called self consciousness। यानी ह्यूमंस में हम अवेयरनेस को और क्या बोल सकते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। तो जब ब्रेन डेड हो गया तो सेल्फ कॉन्शियसनेस एब्सेंट। ये इसका क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। चलिए ये सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब आ जाती है टेक्सोनॉमी। तो अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं डिफाइन करूं तो मैं क्या कह सकता हूं? लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड इंटरेक्टिंग। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए? मस्ट बी सेल्फ रेप्लिकेशन, जिसमें वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाए, डबल कर पाए, और इवॉल्विंग यानी उसमें एवोल्यूशन चलना चाहिए। एवोल्यूशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार बॉडी में एवोल्यूशन चलता है। और इंटरेक्टिंग का मतलब है एनवायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन चलना चाहिए। समझ गए? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए? सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, इवोल्यूशन उसके अंदर चलते रहना चाहिए, एनवायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन भी चलना चाहिए। तो अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो गई? मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। लेकिन अनएक्सेप्शनल प्रॉपर्टी कौन सी है? मेटाबॉलिज्म। अब नीट में तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे सामने आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ऑप्शन ए मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, एंड ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। ए एंड बी बोथ। ठीक है, अब ए एंड बी बोथ वाला ऑप्शन नहीं है, उसमें ग्रोथ आ गया। अब एक सेलेक्ट करना है, क्या करोगे?
मेटाबॉलिज्म, क्योंकि बिना एक्सेप्शन का कौन है? क्वेश्चन मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये मेरा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, एंड ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। तो आंसर क्या आएगा? ए एंड बी बोथ, क्योंकि कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मेटाबॉलिज्म भी है। हमने क्वेश्चन में ये नहीं दिया विदाउट एनी एक्सेप्शन, हमने तो बोला कौन है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस दोनों। अब अगर आ जाता है यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन मेटाबॉलिज्म, बी कॉन्शियसनेस, सी रिप्रोडक्शन एंड डी ग्रोथ, अब एक सेलेक्ट करना है, अब मेटाबॉलिज्म करोगे। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। इसका एक्सेप्शन कौन है? कॉमा पेशेंट, जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस ही नहीं है। पक्का? हाँ, इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर में आता है। अगर क्वेश्चन आता है ना कि इंटरनल ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिफाइनिंग फीचर और नॉट, तो वो ट्रू में आता है। लेकिन हम कभी भी इंटरनल और एक्सटर्नल की बात नहीं करते। ग्रोथ होता है कि ग्रोथ का मेजरमेंट ही मास है, अब वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। इसलिए यहां पे इस चैप्टर में किसकी बात कर रखी है? खाली ग्रोथ की। लेकिन अगर ऐसा आ गया इंटरनल ग्रोथ है या नहीं है, तो वो ट्रू हो जाएगा। हाँ, ब्रेन डेड होता है, वापस रिवर्सिबिलिटी नहीं होती उनकी, बहुत कम। वो तो डिपेंड करता है। हमने लिखा है ब्रेन डेड, कॉमा पेशेंट होते हैं 25% कॉमा, 50% कॉमा, 75% कॉमा एंड 100% कॉमा। किसकी रिवर्सिबिलिटी अच्छी है? 25% और 50%। किसकी नहीं है? 75 और 100%। हमने बात की 100% की। 100% कॉमा इज नॉट रिवर्सिबल। आधा ब्रेन डेड, आधी बॉडी पैरालाइज्ड, उसको फिर पैरालिसिस कह देते हैं। एनवायरमेंट के साथ कॉन्शियसनेस इंटरेक्शन। ब्रेन डेड क्यों हो जाता है? ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्लॉट बन जाता है, तो ब्रेन की सेल्स में क्या नहीं पहुंच रहा? न्यूट्रिशन पहुंच नहीं रहा, सारे न्यूरॉन डेड और डैमेज। तो वो जो कंट्रोलिंग सिस्टम है एएनएस का, सब क्या हो गया? वीक हो गया। हार्ट काम करेगा? पूछो क्यों? बिकॉज दैट इज मायोजेनिक। हार्ट तो काम करेगा क्योंकि वो मायोजेनिक है, तो आदमी मरेगा नहीं, तो हार्ट काम कर रहा है। लंग्स काम नहीं करेंगे क्योंकि लंग्स को काम करवाने के लिए क्या चाहिए? डायफ्राम की और ईआईसीएम की एक्टिविटी चाहिए, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास है। तो फिर लंग्स को काम करवाने के लिए पाइप लगाना पड़ेगा, वेंटिलेशन। किडनी काम करेगी क्योंकि किडनी का जो फंक्शन है फिल्ट्रेशन है, मोटाइलिटी नहीं है। तो किडनी में जो बॉमन्स कैप्सूल वगैरह वो फिल्टर तो करता रहेगा, यूरिन इकट्ठा करता रहेगा। किसमें? ब्लैडर में। लेकिन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो नीचे से लगाया पाइप, कैथेटर। दो चीजें एक साथ डैमेज होने पर होती है, हार्ट और ब्रेन। लेकिन अगर हार्ट डेड हो गया ना, मान लो हार्ट बंद हो गया, तो ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो ब्रेन भी डेड हो जाएगा। इसलिए थोड़े टाइम तक ब्रेन को वापस एक्टिवेट करके आदमी को जिंदा कर सकता है, जब तक ब्रेन डेड नहीं होता। इसलिए होता है ना कि मान लो कि मूवीज नहीं देखते, मूवीज में ईसीजी का ग्राफ चल रहा होता है, पिप 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 का साउंड चल रहा होता है, ईसीजी का ग्राफ चल रहा होता है, और अचानक से वो पी का साउंड आने लगा, तो हिंदी मूवीज में कोई आ जाता है घर वाला, नहीं तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते नहीं तुम मुझे ऐसे छोड़ के बीच में नहीं जा सकते, ये क्या है, तुमने इंश्योरेंस ही नहीं कराया तो हार्ट उस आदमी का बड़ा इमोशनल होता है, या फिर दो चार मुक्के पड़ते हैं तो एक्टिवेट होता है कि नहीं होता है। ये हिंदी मूवी का है। बाकी ऐसे क्या करना पड़ता है? सीपीआर, इलेक्ट्रिकल शॉक देने पड़ते हैं, तो ऐसे नोट फिर से रीएक्टिवेट होता है, सीपीआर देना पड़ता है उसको। ये हटा दूं क्या? डन। अब आती है टेक्सोनॉमी। अब इनसे बाहर क्वेश्चन तो जाएगा नहीं अभी तक जो हमने पढ़ा है। अब सारा खेल किसका है? शाबाश, समझ गए तुम लोग अब आगे का खेल सारा तुम्हारा है। अच्छा, टेक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाय एपी कैंडोले। कौन सी मूवी याद आ गई?
ईसीजी वाली? तो उसमें क्या हार्ट भी बड़ा इमोशनल होता है नहीं? फिर ये बातें सुन के इंश्योरेंस नहीं कराया, ये नहीं कराया, अपने आप एक्टिव हो जाता है, मैं इंश्योरेंस करा के फिर जाऊंगा। और इंश्योरेंस वाली बात बोलती भी कौन है? उसकी वाइफ। और कौन बोलेगा? ऑब्वियसली बात है ना कि इंश्योरेंस क्यों कराना है? पीछे वालों के लिए कराना है। तुम लोगों ने करा रखा होगा? पैसे नहीं है। पापा पैसे नहीं देते, नहीं तो मैं अभी करवा चुका होता नहीं इंश्योरेंस। पहले तो ये बोलना, पहले तो ये बोलना चाहिए किसके लिए कराएं। वैसे जनरली ऐसा होता है, एक जोक भी है कि एक वाइफ को पूछा, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को पूछा कि तुम्हें अपनी वाइफ को देखना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो उसने जल्दबाजी बोले नहीं लगता है। तो फिर उसके वाइफ जो है वो नाराज हो गई। तो पहले दिन दिखी नहीं, दूसरे दिन दिखी नहीं, तीसरे दिन नहीं दिखी, चौथे दिन नहीं दिखी, 5वें दिन दोनों आंखों की सूजन कम हुई ना तब दिखी। अच्छा, अब लगा। तो अब बता कि क्या होना चाहिए कोई कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो अब ऐसी प्लानिंग अपने को मेरे को ऐसा वो उस बात से याद आ गया कि किसके लिए करें, तो उसके लिए करें जो सुझा सकता है। चले, तो टैक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाय एपी कैंडोले। चलने दें कि बस अभी होगी क्लास तुम्हारी? कारण हुआ क्या वैसे? अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास है। अच्छा। होगी केमिस्ट्री की थी। चलिए बच्चों, थैंक यू।